नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ उपचुनाव पर यह बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी हो सकते हैं दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। उन्होंने सक्रियता बढ़ा दी है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में निरहुआ का ये बयान है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ को छोड़ दिया, ये कहना है दिनेश लाल यादव का यानी कि निरहुआ का। पार्टी ने मौका दिया तो जरूर लड़ूंगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान निरहुआ ही अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में बीजेपी की ओर से थे और इस बार उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने संकेत दिए हैं। सुनते हैं निरहुआ को। मुझे लड़ने के लिए आदेश मिलेगा तो मैं लड़ूंगा भी, क्योंकि जब अखिलेश यादव आए तो उनसे लड़ने से पीछे हटे ही नहीं, तो अब कोई आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी पार्टी अगर मेरे लिए चाहेगी कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं पीछे तो नहीं हट सकता, मैं तो लड़ सकता हूं। तो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दिनेश लाल, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आपने कहा कि जब अखिलेश यादव के सामने पीछे नहीं हटा तो अब कोई भी आ जाए मैं नहीं हटूंगा। क्या पार्टी ने फैसला ले लिया है? कुछ संकेत आपको मिला है उपचुनाव के लिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आजमगढ़ में जी उपचुनाव के अलावा और भी बहुत सारा कार्य है जिसके लिए उपस्थित हुआ हूँ, आया हूँ और हमेशा मैं आता रहता भी हूँ। इस समय आना इसलिए जरूरी हो गया कि जब अखिलेश यादव जी छोड़ के चले गए आजमगढ़ को, तो फिर बारिश आने वाली है और जितने जो आजमगढ़ की जो समस्याएं थी, जो पिछली बार आजमगढ़ डूब गया था पानी में क्योंकि पानी निकलने का कोई सीवर ही नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पे घाघरा नदी है वो पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है, उसका कार्य आधा अधूरा हुआ, वो भी रह गया। उसके अलावा एक दो ऐसे पुल थे फिनेहनी पे और भी एक दीवारा में, तो उन सब कार्य को लेकर के और मुख्यमंत्री जी को फिर से अवगत कराना है मुझे। और वो जो कार्य नहीं हुए वो सब चिन्हित करके मैं समय समय पे वो सरकार तक लेके जाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत आशीर्वाद प्यार मिला था मुझे आजमगढ़ जब मैं आया था जी। तो 2,62,000 लोगों ने मुझे वोट किया था और वो मेरा कर्तव्य भी था और मैंने ये कहा भी था। 3,62,000 जी। तो मैंने ये कहा भी था कि मैं भले हार गया चुनाव पर मैं रहूंगा आप लोगों के बीच में, क्योंकि और दिनेश जी, सरकार हमने देखा भी और आप इससे पहले भी आजमगढ़ पहुंचते रहे, तब भी आपने कहा था कि अखिलेश यादव तो यहां से जीते लेकिन वो आते नहीं आपके बीच, लेकिन मैं आपके बीच आता रहता हूं। कई बार आप गए, कई बार आपने वहां के इलाकों की, पूरे क्षेत्र की समस्याओं को देखा। अभी तक कौन कौन सी समस्याएं ऐसी जिन पर आप इस वक्त काम कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश हो रही है? उपचुनाव में आपको मौका मिलता है और यहाँ से आप सांसद बतौर चुने जाते हैं, तब क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी? यहाँ पे जो देखिए क्या है, यहाँ वही नेता कुछ कर पाएगा जो जमीनी होगा, जो यहाँ आता हो, यहाँ चलता हो, गांव गांव जा करके लोगों से मिलता हो, तो वो समझ पाएगा कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। अब कोई ऐसा नेता जो आया बाहर से और हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से आके और 5 मिनट आजमगढ़ में बैठ के उड़ गया, वो व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। हम लोग तो हर विधानसभा में जब लोगों के पास जाते हैं, मिलते हैं, तो पता चलता है कि जैसे बारिश आती है तो ये गांव डूब जाता है, यहाँ पे पुल चाहिए, पुल नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ पे आजमगढ़, बाकी जगह को तो छोड़िए, आजमगढ़ शहर ही डूब गया बिकॉज वहां से जो पानी निकलने की सुविधा कोई है ही नहीं। दिनेश जी, तो एक सवाल ये है कि अगर पार्टी आपसे पूछती है, अपनी दावेदारी आप किस तरह से पेश करेंगे? कितनी उम्मीद है? पिछली बार डेब्यू था आपका राजनीति में और डेब्यू भी बहुत ही खतरनाक मैच के साथ हुआ। अखिलेश यादव के खिलाफ आपको उतारा गया था और जाहिर सी बात है कि वहां पर नतीजे किस तरह से आए वो पहले से ही उम्मीद वैसी थी, वैसा ही होना था। लेकिन इस बार आपको कितनी उम्मीद है? अगर आप चुनाव में, उपचुनाव में उतरते हैं तो जीत आपकी होगी? 100% उम्मीद है, क्योंकि अब जो है लोगों में एक बात जो आई है, वो लोग जो मिल रहे हैं वो कह भी रहे हैं कि अभी यहाँ की जो सीट है, आजमगढ़ की जो सीट है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताना इसलिए भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और इस सीट के हारने जीतने से वो सरकार तो बदलने वाली है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को अगर यहाँ से जिताया जाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा आजमगढ़ के लिए काम कर पाएंगे और काम हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले जिसको चुना था उसको देख ही लिया, वो 2-3 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं।
और जब फैसला लेना हुआ तो छोड़ के भाग गए। और ये मैं चुनाव के पहले कहता था कि वो सिर्फ कहने के लिए कहते हैं कि आजमगढ़ भी मेरा घर है और इटावा भी मेरा घर है, तो लेकिन आपको जब बात लगता है आएगी इन बातों का असर होगा क्योंकि अभी तक तो समाजवादी पार्टी ने ये अनाउंस नहीं किया है कि किसे उपचुनाव में उतारा जाएगा। बहुत मुमकिन है कि डिम्पल यादव को ही उतार दिया जाए या फिर यादव फैमिली से किसी और को उतारा जाए या फिर कोई और कैंडिडेट बनाया जाए। तो कोई भी कैंडिडेट आएगा, कोई यहाँ पे असर नहीं डाल पाएगा। उसका कारण ये है कि यहाँ की जनता ने एक बार इतना उनको अच्छा अवसर दिया था करने के लिए, आजमगढ़ के लिए जी, पर वो नहीं कर पाए ना, वो छोड़ के चले गए। उनको अच्छा ये पता था जनता को भी कि एक तो उनकी सरकार बननी नहीं है, वो सरकार में कहीं से आने वाले नहीं है, तो उनसे कुछ होगा भी नहीं यहाँ पे, ठीक और वो कुछ कर भी नहीं पाए। यहाँ तक कि कोविड जैसी समस्या जब आई थी तो भी वो अपने लोकसभा क्षेत्र में कहीं दिखे नहीं, आए नहीं, कुछ किए तो नहीं। आप कह रहे हैं कि आप अपनी सक्रियता, अपने काम से आजमगढ़ के लोगों का दिल जीत चुके हैं और अब पार्टी अगर फैसला करती है, आपको मौका देती है, तो इस बार जीत आपकी सुनिश्चित है, ये दावे कर रहे हैं। एक और सवाल, एक और मुद्दे पर आपसे बात करना चाहूंगी और वो मुद्दा है बुलडोजर का। बुलडोजर जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश और अब देखिए दिल्ली में भी उसकी धमक दिखाई दे रही है और उससे सियासी बवाल भी मच गया है। आपने बुलडोजर पे कोई गाना तैयार किया है, कुछ बोल तैयार किए हैं क्या? बुलडोजर का गाना तो मेरा चुनाव के पहले ही आ गया था और उस समय ही मैंने कह दिया था कि कोई सांप बिच्छू गोजर बचे नहीं, ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए। और बुलडोजर जो चला है, ये एक चीज ध्यान देने वाली है कि बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है जिन्होंने अतिक्रमण किया है, जिन्होंने सरकारी जमीन, जनता की जमीन को अतिक्रमण करके घेर के रखा है, जबरी उसको करके रखा है। और जो लोग अपने उस गाने को ही एक बार फिर गाने वाले सुर के साथ ही सुनाएंगे क्या दर्शकों को? अच्छा, बिल्कुल मैं सुनाता हूँ। घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के, बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाँप के, यूपी से गायब भइले सुरमा गजोधर चलेला जब चाँप के, बाबा के बुलडोजर चलेला जब चाँप के। जी, तो बाबा का बुलडोजर तो चल ही रहा है। करप्शन के खिलाफ लगातार एक्शन यूपी में जारी है, अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ पूरे 100% गारंटी के साथ अपना दावा पेश कर रहे हैं न्यूज 18 के जरिए भी कि उन्हें उपचुनाव में मौका मिलता है आजमगढ़ में तो जीत उनकी सुनिश्चित है। धन्यवाद दिनेश जी हमसे बात करने के लिए इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर समाजवादी परिवार की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। शिवपाल यादव ने अखिलेश को समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल से निकालने का चैलेंज दे दिया है। दरअसल बुधवार को अखिलेश ने शिवपाल पर तंज कसते हुए कहा था कि बीजेपी में जाने वालों के लिए समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। न्यूज 18 से खास बातचीत में शिवपाल ने अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और अखिलेश को चैलेंज दिया है कि अगर ऐसी बात है तो विधानमंडल दल से निकाल दे। एक राजनेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैसे तो मैं समाजवादी विधानमंडल दल का 111 विधायक जो हैं उसका सदस्य हूँ और अगर ऐसा उनको लगता है कि मैं बीजेपी में हूँ तो मुझे विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल देना चाहिए। वो बड़ा सवाल नहीं है। वो देखिए, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा, जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। और शिवपाल यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विधानमंडल से निष्कासित करना या नहीं करना ये तो एसपी का आंतरिक मामला है, लेकिन हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी बीजेपी में आ जाएं, समाजवादी पार्टी खत्म ही हो जाए। किसी भी नेता के किसी भी पार्टी से मिलने और शामिल होना, मिलने का पार्टी में शामिल होना नहीं होता। आरोप ये है, समस्या है वो सपा अपना हल करे। भाजपा मजबूत है, भाजपा मजबूत रहेगी, भाजपा आगे भी मजबूत होगी। हमें सपा की समस्या से कोई लेना देना है। हम तो चाहते हैं सपा समाप्त हो जाए। संपर्क करने के लिए हमें अखिलेश यादव जी वो भी संपर्क करें, हम संपर्क करने को तैयार हैं।
अगर शिवपाल यादव को निष्कासित कर देता अखिलेश यादव तो क्या ले लेंगे? उनका विषय है, मैंने कहा ये मेरा विषय नहीं, मेरी पार्टी का विषय नहीं है। कोई भी दल का कोई भी नेता हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे पार्टी किसी नेता से आकर के हमसे लोग दिन भर मिलते रहते हैं, लेकिन दूसरे दल का होने का मतलब ये नहीं कि कोई एक नेता दूसरे नेता से नहीं मिल सकता। चुनाव के समय होता है, सरकार बनने के बाद सरकार में बैठे हुए लोगों से कोई भी मिल सकता है। तो क्या शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होंगे? नहीं, शिवपाल खुद कह रहे हैं कि समय पर वो फैसला लेंगे, और वहीं केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मिलने का मतलब पार्टी में शामिल होना नहीं होता। खुलकर वो भी नहीं बता रहे। इधर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक हटा दिए गए हैं। पेपर लीक केस में कार्रवाई हुई है, विनय पांडे का ट्रांसफर हुआ है। पेपर लीक केस में गिरिहगाज सरिता तिवारी नई शिक्षा निदेशक बनाई गई हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, माध्यमिक शिक्षा विभाग में ये बड़ा बदलाव हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक हटा दिए गए, विनय पांडे को हटाया गया है। पेपर लीक केस में ये कार्रवाई हुई है, ट्रांसफर कर दिया गया है विनय पांडे का, और वहीं सरिता तिवारी नई शिक्षा निदेशक बनाई गई हैं। इधर सीएम योगी ने सभी विभागों को अगले 100 दिन का एजेंडा बनाने के लिए कहा, और इसी कड़ी में हर दिन अलग अलग विभाग की ओर से सीएम के सामने कार्य योजना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। आज सीएम के सामने प्रेजेंटेशन हुआ, जिसके बाद जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो, ये निर्देश सीएम ने दिए हैं। सुरक्षा कड़ी करने में तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाए, सभी विभागों के खाली पद जल्द भरे जाएं, वहीं एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाए। 30 सितंबर तक सभी विभागों में प्रमोशन हो, बच्चों से अपराध के मुद्दे पर ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई जाए, ये कहना, ये निर्देश सीएम की तरफ से। इधर तौकीर रजा ने दिया है भड़काऊ बयान। उन्होंने बुलडोजर के एक्शन पर बयान दिया और मुसलमानों को संभाल नहीं पाओगे अगर मुसलमानों ने सड़क पर उतरकर एक्शन शुरू कर दिया तो। ये कहना है तौकीर रजा का। महाभारत से कोई रोक नहीं सकता, ये कह रहे हैं तौकीर रजा। धमकी दे रहे हैं सीधे सीधे कि अगर बुलडोजर नहीं रुका तो सड़क पर महाभारत देखने को मिलेगा। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। इधर जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को वो जहांगीरपुरी जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संभल के जामा मस्जिद में अगर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों लोगों का खून बहेगा। अमन रखने के लिए जो ऊपर भी जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। इधर भड़काऊ बयानों पर आज एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि भड़काऊ बयान देने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। 24 घंटे का उन्हें वक्त दिया जाएगा जवाब देने के लिए, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। विवादित बयान देता है तो ये निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे की नोटिस दें। अगर वो विड्रॉ करते बहुत अच्छी बात है, नहीं विड्रॉ करते कानूनी कार्रवाई करते। सर उस पर लाउड स्पीकर जो है निर्धारित है, उनकी मात्रा क्या होगी, डेसिबल, वो निर्धारित है। उसका पालन सबको करना है। बहुत अच्छा होगा लोग स्वतः पालन करें। अगर कहीं कोई कठिनाई होगी तो पुलिस जो है सहयोग करेगी पालन कराने। इधर एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने लखनऊ के एक थाने का निरीक्षण किया और इस दौरान अधिकारियों से बात भी की। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के निर्देश दिए। इस दौरान एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि गृह विभाग और पुलिस की समीक्षा आज कैबिनेट के सामने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, जिसमें पूरे प्रदेश में अमन चैन बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मजबूती से कानून व्यवस्था का राज हो, यही सीएम की प्राथमिकता है।
मीडिया के साथ भी अभद्रता हुई है जहाँ पर स्कूली बच्चे की मौत। आप अभी आपने इस बात को हमारे संज्ञान में लाया है। हम वहाँ के स्थानीय अधिकारियों से इसकी तहकीकात करेंगे और मीडिया के किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव गिरफ्तार हुए, वो क्या मामला है? इसमें STF ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें लोग धोखाधड़ी करके लोगों से जॉब देने के आड़ में पैसे इत्यादि लेते हैं। एक इस संबंध में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। धन्यवाद। ये थे ADG लॉ एंड ऑर्डर, जिन्होंने साफ बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव को गिरफ्तार किया गया है। नौकरी के नाम पर ठगने का पूरा मामला है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी लाल किला से देश को संबोधित करेंगे। रात 9:15 बजे पीएम देश को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर ट्वीट कर जानकारी भी दी है और देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लाल किला से सूर्यास्त के बाद भाषण देंगे। प्रधानमंत्री का भाषण लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि लॉन से होगा और इस मौके पर पीएम एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक लाल किला से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश दिया था। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है, महान संत, अद्वितीय योद्धा, सिखों के 90 गुरु, मानवीय मूल्यों के संरक्षक, अत्याचार और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष का संदेश देने वाले, हिंद दी चादर गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं समस्त श्रद्धालुओं को बधाई। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।